बच्चों, मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि तुम कल से भूखे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। मुझे जाना होगा बच्चों की माँ, मुझे जाना होगा बच्चों के भोजन लाने। क्या हो गया कि अगर आप बीमार हो गए? आपने हमेशा हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं। अब जब तक आप बीमार हैं भोजन मैं लाया करूँगी। बाहर तेज़ हवा है और बारिश भी बहुत है, आपसे नहीं होगा। एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कर सकती है। बच्चों, अपने पापा का ख्याल रखना, मैं भोजन लाने जा रही हूँ। मम्मा जल्दी आना, हम आपका इंतज़ार करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और बारिश में वो भोजन के लिए निकलती है। बारिश और हवा बहुत तेज थे। चिड़िया वापस चली जाओ, मैं उसी दिशा से आ रहा हूँ। उस दिशा में ना तो दाना है ना कोई फल। तोते भैया, फिर आप ही बताइए मुझे कहाँ जाना होगा? मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरा पति कल से बीमार है। ऐसी बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल है, सब मरेंगे, सब भूख से मर जाएंगे। तोता ये सब कह के वहाँ से उड़ जाता है। तोता अपने दिशा में उड़ता है, लेकिन मम्मा चिड़िया हिम्मत नहीं हारती, वो फिर से उड़ती है। तूफान होने के कारण वो लड़खड़ाती है, वो गिरती उड़ती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उड़ते उड़ते वो किसान की बस्ती में पहुँच जाती है। किसान की पत्नी अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी। वो बांस के छपरे के नीचे बैठी हुई थी। चिड़िया वहाँ चली जाती है। माँ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं और बहुत तेज बारिश है। घर में खाने को कोई चीज़ नहीं है, कृपया करके मुझे कुछ खाने का दें। चिड़िया, मैं एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि बच्चों का दर्द क्या होता है। एक माँ कैसे अपने बच्चों को भूखा देख सकती है। लाओ अपनी टोकरी मुझे दो। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से वो टोकरी लेके अंदर जाती है और फिर उसमें कुछ चीज़ें रख के वहाँ से वापस आती है। वो चिड़िया के लिए बहुत सा सामान लाती है। एक रोटी का टुकड़ा, कुछ दाने और एक फल मैंने इसमें रख दिया है। जाओ जाके अपने बच्चों का पेट भरो और जो बच जाए वो पड़ोसियों को दे देना, पड़ोसियों की भी मदद कर देना। चिड़िया के देख के बहुत खुश होती है और वो किसान की पत्नी का धन्यवाद करके वहाँ से उड़ जाती है। वो अपनी भरी हुई टोकरी को लेके बारिश के मौसम में वापस जंगल जाती है और फिर अपने घर जाती है। मैं ले आई, मैं अपने बच्चों के लिए दाना ले आई। मम्मा, ये फल आपको कहाँ से मिला है? ऐसे मौसम में सूखा दाना और फल, आज तो बच्चों की माँ जीत गई। ये सब मुझे किसान की पत्नी ने दिया है। मैं ये बाकी का दाना पड़ोसी कौवों को दे के आती हूँ। मगर मम्मा, बारिश के दिन है, ये दाना हमारे कल के काम आएगा। हाँ कुकू बेटा, लेकिन पड़ोसियों का भी तो हमें सोचना चाहिए ना, वो भी तो भूखे हैं, इसलिए ये दाना मैं उन्हें दे आती हूँ। फिर चिड़िया वो दाना लेके कौवों के घर पे आ जाती है। चिड़िया, मैं तो बहुत भूखी थी, ये दाना देख के दिल को सुकून मिल गया। चिड़िया, मैंने तो सुना है इंसान बहुत बुरे होते हैं, पक्षियों को हमेशा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं कवे भैया, इंसान बहुत अच्छे भी होते हैं। किसान की बीवी ने मुझे एक फल, सूखा दाना और रोटी का एक टुकड़ा दिया। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, चिड़िया की बच्ची रोटी और फल खुद खा गई और हमें देने आई सूखा दाना। जो मिला है उसे खा लो, ये सूखा दाना मरने से अच्छा है। पेट भरो अपना पेट। फिर कालू और गौरी वो सूखा दाना खा लेते हैं। दूसरे दिन गौरी कालू से कहती है, कालू जी, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिससे ये चिड़िया किसान की पत्नी की नज़र में बुरी बन जाए और वो दाना और फल हमें देने लगे। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। कौवा और कवि भी इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया आज फिर अपनी टोकरी में भोजन रख के वापस जंगल जा रही थी। कालू, वो गई, चिड़िया सारा भोजन लेके चली गई है, अब हमें क्या मिलेगा? तुम चिंता ना करो, कल से ये सारा भोजन हमें मिलेगा। कौवा और कवि फिर से उड़ते हैं। वो किसान के घर जाके छत पे बैठ जाते हैं। उनकी नज़र दरवाजे के पास पड़े हुए किसान की पत्नी के कंगन पे पड़ती है। किसान की पत्नी टूटी से हाथ मुंह धो रही थी और कंगन दरवाजे के पास पड़ा था। कालू कौवा चुपके से उड़ता है और किसान की पत्नी का वो कंगन उठा लेता है। फिर कौवे कंगन उठा के वापस घर पे आ जाते हैं। कालू जी, अब बनेगी चिड़िया चोरनी और किसान की पत्नी उसको दाना तो क्या अपने घर के पास भी नहीं आने देगी। बच्चों की माँ, अब मौसम ठीक है और बारिश भी रुक गई है, कल से हम दोनों जाएंगे भोजन लेने।
किसान की पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है। अब हमें भोजन लेने के लिए मारे मारे फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कंगन कहाँ गया? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो मैंने यहीं पर ही रखा था। कौन चुरा के ले गया मेरा कंगन? किसान की पत्नी यूं परेशान होकर अपना कंगन ढूंढने लग जाती है। शाम के बाद कौवा और कवि किसान की पत्नी के पास आते हैं। माँ जी, ये सोने का कंगन आपका है क्या? ये कंगन तो मेरा है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। वो है ना चोरनी चिड़िया, उठा के ले गई थी तुम्हारे घर से। ये मैंने देखा तो छीन के ले आई उससे। माँ जी, हम बहुत अच्छे कवि हैं, हमसे बुरे काम नहीं देखे जाते। वो चिड़िया ऐसा भी कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने बारिश में उसकी मदद की, उसे दाना दिया, फल दिया, लेकिन उसने मेरे साथ ही ऐसा किया। उसने मुझे धोखा दिया। कल अगर वो यहाँ आए तो उसे भगा देना, लेकिन माँ जी उसके आगे मेरा नाम ना लेना। जैसी भी है तो पड़ोसन ही पड़ोसन है वो मेरी। मैं उसे कोई बात नहीं करूँगी। दूसरे दिन जब चिड़िया किसान के घर आती है तो किसान की पत्नी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। माँ जी, क्या बात है? क्या आज आप मुझे भोजन नहीं देंगी? तुम्हारे जैसी चोरनी से संबंध बना के मैंने बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ जी, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं जिस थाली में खाऊंगी उसी थाली में छेद क्यों करूँगी भला? ऐसे चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कवि अपनी टोकरी लेके वहाँ आते हैं और किसान की पत्नी से मीठी मीठी बातें करने के बाद उससे भोजन लेके वहाँ से चले जाते हैं। कालू, हमने कितनी चालाकी से किसान की पत्नी का कंगन चुरा के चिड़िया को चोर बना दिया। हाँ, और अब किसान की पत्नी हर रोज हमें ही भोजन दिया करेगी। मिठू तोता पीछे के पेड़ पे बैठा अमरूद खा रहा था। वो सारी बात सुन लेता है। ये कौवे बहुत बुरे हैं, हमेशा दूसरों से जलते रहते हैं, लेकिन मुझे किसान की पत्नी को सारी बात बतानी होगी। फिर कौवा कबूतर और बुलबुल को लेके किसान की पत्नी के पास जाता है। फिर मिठू तोता उसे सारी बात बताता है कि कैसे कौवे ने उसका कंगन चुराया और चिड़िया को उसके आगे चोर बना दिया। माँ जी, आप उस चिड़िया पे शक न करें। वो चिड़िया तो बहुत दयालु चिड़िया है। उसने हमेशा मुश्किल में हम सबकी मदद की है। मैंने बहुत बुरा किया जो उन कौवों की बातों में आके चिड़िया से नाराज़ हो गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से अपने किए की माफ़ी मांगती है और फिर जब कौवे भोजन लेने के लिए आते हैं तो किसान की पत्नी डंडा लेके उनकी अच्छी पिटाई करती है और उन्हें भगा देती है। अरियो बुलबुल की बच्ची, जरा अपने शरारती बेटे को लेके घर से बाहर तो आ। क्या हो गया है गोरी? क्या कान के पर्दे फाड़ोगी? मेरे घर के पास बैठ के इतना शोर क्यों डाल रही हो? तेरे इस शैतान बेटे ने आज मेरे बेटे को जग्गू को बहुत मारा है। बर्फ के गोले बना बना के उसके सिर में मारे हैं। अरे ओ शैतान, अगर आइंदा के बाद मेरे बेटे को तूने मारा तो यहीं बर्फ में ही गाड़ दूंगी तुझे। है देखो तो ये मेरे बेटे को बर्फ में गाड़ेगी। आओ दोस्तों देखो, खुद तो झूठी है ही बेटे को भी झूठा बना रही है। तू मेरे बेटे को बर्फ में गाड़ेगी तो मैं यहाँ बैठ के क्या तमाशा देखती रहूंगी? तेरे बेटे ने झगड़ा शुरू किया था, जैसी तू है वैसा ही तेरा बेटा है। गोरी और बुलबुल का झगड़ा देख के बाकी के पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों रे जग्गू, क्या ये सच कह रही है बुलबुल? क्या झगड़ा तूने शुरू किया था? नहीं नहीं माँ, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तो आराम से बैठा हुआ था, इसी पुन्नू ने ही आके मेरे साथ झगड़ा शुरू किया था। सुन लिया बुलबुल की बच्ची और पुन्नू, तूने सुन लिया? मेरे बेटे ने कोई झगड़ा शुरू नहीं किया था, तूने ही झगड़ा शुरू किया है। नहीं आंटी, जग्गू झूठ बोल रहा है। मैं तो आराम से बैठ के खेल रहा था और इसने आके मेरे सिर में बड़े बड़े बर्फ के गोले डालना शुरू कर दिए। आप मेरे सिर पे देख लें, इतना मोटे मोटे से गोले बन चुके हैं। इसने ही मुझे मारना शुरू किया और फिर जवाब में मैंने भी इसको मारा। अरे अरे शांत हो जाओ गोरी और बुलबुल, तुम दोनों शांत हो जाओ। ये झगड़ा मैं अपनी आंखों से खिड़की में बैठ के देख रही थी। इससे पहले कि मैं घर से बाहर आती ये दोनों अपने अपने घर चले गए। पुन्नू ठीक कह रहा है, जग्गू ने ही झगड़ा शुरू किया था। उसने बड़े बड़े गोले बना के पुन्नू के सिर में मारे। जग्गू के बच्चे, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चल घर में तुझे बताती हूँ चल के। चलो रे बाकी के पक्षियों, यहाँ कोई तमाशा लगा है, तुम लोग भी अपने अपने घरों को जाओ। इधर रात हो जाती है, सारे पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। माँ, ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं। अपनी अपनी रजाई पहन के सोए रहो अपने नरम नरम बिस्तरों में और गरम गरम बिस्तरों में, और साथ में चाय पकौड़ों का मज़ा ही अलग है।
हाँ बेटा, तभी तो हम लोग अपना सुंदर वन जंगल छोड़ के पहाड़ों में रहने आ जाते हैं। सर्दियों में सर्दियों का मजा अलग ही होता है। सुबह हो जाती है, सभी पक्षी अपने अपने घरों के आगे इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, इस मौसम में यहाँ भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम सबको इकट्ठे ही भोजन की खोज करनी होगी। मुझे सबसे ज्यादा बोर और बुरा काम यही भोजन की खोज करना ही लगता है। रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें वक्त ना गंवाते हुए जाके भोजन की खोज करनी चाहिए। अरे अरे मीनो, ये तो तैयार हो गए तुझे ले जाने को। ऐसा करती हूँ, कोई ना कोई बहाना करती हूँ। अरे अरे, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। कब से मेरे पैरों में दर्द है। ये तो एक बहाना है मीनो मौसी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि मेरा बर्फ में खेलने का बहुत दिल कर रहा है। अरे गोरी की बच्ची, एक लगाऊंगी तेरे मुंह वाले। दर्द है तो कह रही हूँ, झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। नहीं नहीं मीनो मौसी, तुम तो बुरा ही मान गई। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम फिक्र ना करो, आराम करो, हम सब मिलकर तुम्हारा भोजन भी लेके आएंगे। बस फिर मीनो मौसी को छोड़ के सभी पक्षी वहाँ से भोजन की खोज को उड़ जाते हैं। अरे अरे, मजे आए, मैं तो कूदूंगी, गाऊंगी, नाचूंगी। इधर पक्षियों को उड़ते उड़ते काफी देर हो गई होती है। वो आगे जाके एक बड़े पेड़ को देखते हैं और बड़े पेड़ को देखते ही वो आराम करने के लिए उस पेड़ पे बैठ जाते हैं। ओफो, थक गई मैं तो। इतनी देर उड़ने के बाद भी हमें भोजन नहीं मिला। मुझे लगता है हमें लौटना चाहिए। लेकिन अगर घर लौट गए तो खाएंगे क्या? अभी तो हमें कोई किस्म का अनाज मिला ही नहीं। गोरी ठीक कहती है दोस्तों, शाम हो गई है, लौटते लौटते रात हो जाएगी। हाँ चलो, अब हम सब घर को चलते हैं। फिर वो सारे पक्षी उड़ के वहाँ से वापस घर आ जाते हैं। अगली सुबह वो फिर से इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, यहाँ तो अनाज मिलता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ हमें वापस सुंदरवन जंगल ही लौट जाना चाहिए। क्यों ना हम थोड़ा दूर जाके खोज करके देखें। यहाँ करीब में कुछ नहीं मिलता तो क्या पता दूर से कुछ मिल जाए। मीनो मौसी की बात बिल्कुल ठीक है। चलो दोस्तों, अब कुछ दूर जाके देखते हैं। फिर वो सभी पक्षी फिर से वहाँ से उड़ते हैं। इस बार वो बहुत दूर जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से काफ़ी आगे चले जाते हैं, लेकिन आगे जाके भी उन्हें कहीं से अनाज नहीं मिलता। आखिरकार थक हार के वो फिर से एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। लगता है हमारे नसीब में यहाँ का अनाज है ही नहीं। चलो दोस्तों, चलते हैं। इतनी देर में कालू की नज़र दूर एक घर पे पड़ती है जहाँ पे आग जल रही होती है। अरे दोस्तों, वो देखो, वहाँ कुछ है, वहाँ कोई घर है। चलो हम उधर चलते हैं। समय ना गंवाते हुए वो सभी दोस्त वहाँ चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर सा इग्लू का घर होता है और उसके बाहर एक बूढ़ी माँ जी बैठी होती है। वो सभी वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इस समय यहाँ क्या करने आए हो? कोई समस्या है? फिर कालू और गौरी बूढ़ी माँ जी को सारी बात बताते हैं। अच्छा, मैं समझ गई। तुम लोग बाहर क्यों बैठे हो? आओ अंदर आ जाओ तुम सब। फिर वो सब अंदर आ जाते हैं। अरे वाह 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 माँ जी, ये तो बहुत बड़ा घर है। क्या इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? हाँ बेटा, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। ऊपर वाले ने किसी तरह की कमी तो नहीं दी, लेकिन मेरे घर वाले, मेरा पूरे का पूरा परिवार एक बाढ़ में बह गया था। ओहो माँ जी, बहुत दुख हुआ। हमें बहुत दुख हुआ आपकी ये कहानी सुन के। बस बेटा, क्या किया जा सकता है। चलो मेरी छोड़ो, तुम सब ऐसा करो, दूसरे कमरे में आराम करो। मैं तुम्हारे लिए थाली लगाती हूँ। तुम सब बहुत थके हुए लग रहे हो। ऐसा करो, खाना खाने के बाद आज यहीं सो जाओ। रात भी बहुत हो गई है। तुम लोग कल अपने घर को चले जाना। ये लो, गरम गरम खाना खा लो। तुम लोग ऐसा करो, खाना खा के यहीं सो जाओ। सभी पक्षी खाना खा के सो चुके होते हैं, लेकिन मिठू तोते को तो नींद ही नहीं आ रही थी। मिठू तोता दूसरे कमरे में जाके देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। हा, अब ये लोग मेरे बंदी बन के रहेंगे। मैं इनको अपनी तलिस्माती पिंजरे में बंद कर दूंगा। हो और फिर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। हो। वो बूढ़ी चिड़िया नहीं बल्कि एक विशाल जिन होता है। मिठू तोता फौरन ही जाता है और अपने साथियों को जगाता है। बस फिर देर ना करते हुए सारे पक्षी वहां से तेजी से उड़ जाते हैं और वो तो इतना तेज उड़ते हैं कि वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते और दौड़े दौड़े अपने घरों को लौट आते हैं। इस तरह उनकी जान बचती है। गौरी कभी राना चिड़िया के घर मिठाई लेके जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये लो मिठाई खाओ।
ये मिठाई किस खुशी में है गोरी बहन? चिड़िया बहन, मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की बात है गोरी बहन। चिड़िया बहन, मगर एक समस्या है। वो क्या गोरी बहन? मेरा पति आज सुबह विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं भोजन ढूंढ के लाऊंगी कि अंडे का ख्याल रखूंगी। आपका पहला अंडा है, आप अपने अंडे का ख्याल रखना। रही बात भोजन की तो वो मैं ढूंढ के ले आया करूंगी, आखिर पड़ोसन हूँ आपकी। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। फिर गोरी कवि अपने घर लौट जाती है। कालू, अब तुम 1 महीने के लिए अपने मामा जी के घर चले जाओ। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं है बल्कि प्लास्टिक का है तो सब पक्षी मिलके तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम चिड़िया से छुप के जाना, क्योंकि मैंने उसे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के घर चला जाता है। चिड़िया बहन, अब बस भी करो, इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? मुझे गोरी के लिए भी दाना लेके जाना है, क्योंकि उसने आज अंडा दिया है और मैंने उससे कहा है कि वो अपने अंडे की रक्षा करे। भोजन मैं उसे ला के दिया करूँगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी गोरी की मदद करनी चाहिए। फिर चिड़िया गोरी के पास चली जाती है। ये लो गोरी, भोजन खा लो, आज सूखा दाना ही मिला है। वो तो ठीक है चिड़िया, लेकिन आज मेरा मीठा मीठा फल खाने का दिल कर रहा था। गोरी बहन, आज आप ये खा लें, कल मैं आपके लिए मीठा फल लेके आऊँगी। ठीक है चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। अरे ये क्या, इस पेड़ पे तो मीठा अमरूद लगा हुआ है, लेकिन मैंने तो पेट भर के भोजन खा लिया है। ऐसा करता हूँ, ये अमरूद मैं गोरी कवि को दे आता हूँ, बेचारी अंडे पे बैठ बैठ के थक गई होगी। फिर मिठू तोता वो अमरूद उठा के गोरी कवि को देने चला जाता है। गोरी, तुम सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो वरना तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिठू, ये बताओ कि इतना पका हुआ और मीठा अमरूद तुम मेरे लिए लेके आए हो? हाँ, ये अमरूद मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुमने अंडा दे रखा है। आप सब कितने अच्छे हो, मेरे अंडे की आप सबको कितनी चिंता है। फिर मिठू तोता वहाँ से वापस आ जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। गोरी कवि को रोज कोई ना कोई पक्षी भोजन देता है और रानो चिड़िया रोज गोरी कवि के लिए भोजन लेके जाती। एक दिन लूसी कबूतरी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया बहन, क्या गोरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर उसके अंडे में से बच्चा निकला होता तो गोरी बहन यहाँ पर भोजन लेने खुद आ जाती। चिड़िया, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। इतने दिनों में तो कवि के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन, ये लो, भोजन खा लो। और हाँ, मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में तो कौवों के अंडे में से बच्चे निकल जाते हैं, तो फिर तुम्हारा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है। कबूतरों के अंडों में से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवों के अंडे में से इतना जल्दी नहीं निकलता। और फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन गोरी कवि के अंडे में से बच्चा बाहर नहीं आता। अंडा में से बच्चा निकलता भी कैसे, वो अंडा तो प्लास्टिक का था। मैं कितनी तेज़ हूँ, इतने अरसे से मैंने सभी पक्षियों को बेवकूफ़ बना रखा है, सभी मुझे भोजन देते हैं। ठीक है लूसी बहन, अब मैं गोरी के पास जाती हूँ, मुझे उसे भोजन देना है। आज मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी, देखूं तो सही वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया। फिर वो सब गोरी के यहाँ आ जाते हैं। ये लो गोरी बहन, दाना खा लो। और हाँ, जब तुम्हारे अंडे में से बच्चा बाहर आए तो उसे ज़रूर बताना कि उसकी चिड़िया मौसी रोज़ उसे भोजन ला के दिया करती थी। और उसे ये भी कहना कि उसका मिठू मामा भी उसकी माँ के लिए रोज़ भोजन लाया करता था। आप सभी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने इन दिनों में मेरा कितना ख्याल रखा है। अगर आप ना होते तो न जाने मैं क्या करती। गोरी बहन, जरा अपना अंडा तो दिखाना, देखो तो सही अंडा स्वस्थ भी है कि नहीं। नहीं, मेरा अंडा बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे हाथ नहीं लगाने दूंगी। ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है। लेकिन लूसी आगे बढ़ती है और गोरी उसे धकेलती है। इस दौरान अंडा गिर जाता है, वो तो उछलने लगता है। प्लास्टिक का है ये अंडा। तुमने हमें बेवकूफ़ बना लिया गोरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ़ बन गया। पीछे 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 देखो, अपने पीछे देखो।
जैसे ही वो पीछे देखते हैं गौरी कवि वहाँ से भाग जाती है और अब गौरी कवि आगे आगे और मिट्ठू और चिड़िया उसके पीछे पीछे। वो उसे पूरा जंगल घुमाते हैं। इस तरह से गौरी को अपने किए की सज़ा मिल जाती है।